डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जमीन विवादों का निपटारा जल्द करने का सीएम धामी ने किया निर्देश। विवाद निपटारा 1 माह तक के समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम धामी के निर्देश पर यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने का दिया जोर। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। प्रशासन ने रखी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद। हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में होंगे विकसित उत्तराखंड के बाजार। पुराने और पारंपरिक बाजार हेरिटेज स्ट्रीट बनेंगे। बाजारों को पहाड़ी शैली में संवारा जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रदेश में जमीनी विवादों का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने सभी संबंधित जिलों को निर्देश दिए कि चारधाम से जुड़े जरूरी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी कर फास्ट ट्रैक मोड में काम शुरू किया जाए। इस बार चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव करते हुए मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यात्रा मार्गों की सड़कों, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं, हेली सेवाओं और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि 2026 की चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित, सरल और व्यवस्थित हो। नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को हासिल कर इस पहाड़ी राज्य ने देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ये उपलब्धि राज्य की एक्सपोर्ट नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह हमारी सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को बढ़ावा देने की सतत कोशिशों का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की अर्थव्यवस्था और सशक्त हो। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलती है। उत्तराखंड का ये शीर्ष स्थान राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास के नए अवसरों की ओर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन कर 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी मिला है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश निर्माण के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के कारण युवा हित के कार्य व सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की दृष्टि से और भाजपा पार्टी के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान को पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, निश्चित ही ये अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और जनता के विश्वास से चुनी हुई भाजपा पार्टी इसी प्रकार से भविष्य में भी निरंतर जनता के बीच पहुंच कार्य करती रहेगी।
कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जिला अध्यक्षों के अलावा दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 2027 के चुनाव में जीत का दावा करना उनकी भ्रम की स्थिति को दर्शाता है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अभी तक जिस तरह से कांग्रेस को नकारा है, आने वाले 2027 के चुनाव में भी पुनः इसी तरह से कांग्रेस को नकारा जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा के सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने नव मनोनीत प्रदेश मंत्री विमला रावत को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नारी सशक्त प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य बनाने में यहाँ की महिलाओं की भूमिका अहम रही है। वहीं यहाँ की महिलाओं में काफी आगे बढ़ने की क्षमता है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे विविध उत्पादों को उचित बाजार तथा मूल्य दिलाने की जरूरत बताते हुए कहा कि महिला मोर्चा सरकार के समक्ष इस बात को रखेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं हैं, जरूरत है उनका लाभ कैसे उठाया जाए। प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी ने अपने संबोधन में कहा कि विमला रावत के प्रदेश मंत्री बनने से मोर्चे को ताकत मिलेगी और बड़ी संख्या में महिलाएं संगठन से जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मोर्चा महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। प्रदेश मंत्री विमला रावत ने कहा कि महिला समूहों से जुड़ी नारियों की मेहनत कर विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्हें उचित बाजार व उपज का सही मूल्य के लिए जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की धामी सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सकारात्मक पहल करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी नैनीताल द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक रानीखेत व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य करण माहरा के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने और उस पोस्ट को रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए जाने से नाराज रानीखेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत कोतवाली में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुरोध किया है। बता दें कि दी गई तहरीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से करण माहरा के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक, मानहानिकारक, असंसदीय पोस्ट की गई है। वहीं उसी पोस्ट को रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया गया है, जिससे ये सामग्री व्यापक रूप से प्रसारित हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गई तहरीर में आगे अनुरोध किया है कि भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के संचालक एवं पोस्ट को साझा करने वाले रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले से पहले हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई है। गंगा सभा समिति और कई तीर्थ पुरोहितों ने इस मांग का समर्थन किया है और हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाव शम्स ने कहा कि अर्धकुंभ जैसे बड़े आयोजन में अराजक तत्वों द्वारा बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं के कुंभ क्षेत्र में जाने से धार्मिक आस्था के चलते दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित करना उचित होगा। शम्स ने यह भी कहा कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों की राजधानी होने के नाते उत्तराखंड में ऐसी सावधानियां बरतना जरूरी है। जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो क्या
कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आस्था न रखता हो और वहां आ जाए तो कल को आरोप अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो किस पे लगेगा? देश में दंगे न हो, गलत भावना न जाए और चीजों को बेहतर किया जा सकता है। जो आस्था रखते हैं उसके लिए हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम तो सबको वेलकम करते हैं। जो आस्था रखते हैं उनका स्वागत है, जो आस्था नहीं रखते वो कम से कम डिस्प्यूट पैदा करने का कोई षड्यंत्र ना कर सके। इस दिशा में इस कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में 76 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे थे। जिलाधिकारी ने इन भवनों को गिराने के लिए 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट और एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों के लिए वैकल्पिक पठन पाठन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले डीएम ने लोनीवी को पूर्ण एवं आंशिक निष्प्रोज्य भवनों के आंगन तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 10 दिनों में 100 स्कूलों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट आई। अब जल्द ही इन जर्जर भवनों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लोहाघाट के छमनिया चौड़ क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बनाए जा रहे केंद्रीय विद्यालय के निर्माणाधीन स्थायी भवन का आज जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण में आ रही व्यवहारिक समस्याओं और सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। निरीक्षण में पाया गया कि विद्युत विभाग के 11 बिजली के पोल भवन निर्माण में बाधा बन रहे हैं। इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर ही निरीक्षण कर समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। निर्माण कार्य CPWD द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि भवन के टेंडर प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मल्टीपर्पज हॉल का प्रस्ताव हटाया गया था, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत हुई। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी के समक्ष मांग रखी कि अगर मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाता है तो इससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पूरे परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि इस विद्यालय में भविष्य में करीब 1000 विद्यार्थियों के अध्ययन की बेहतर व्यवस्था होगी। उन्होंने बची हुई धनराशि के स्थानीय स्तर पर उपयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही, ताकि विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधाएं मिल सकें। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने हथियारों के शौकीनों पर कार्रवाई की है। उन्होंने 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिनके पास 2 से अधिक हथियार थे या जिन्होंने आवश्यक पोर्टल पर जानकारी नहीं दी थी। शासन के निर्देशों के तहत जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के पास 2 से अधिक शस्त्र थे, उन्होंने अतिरिक्त शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमन्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था। और सेकेंडली जो हमारा पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट होता है प्रत्येक शस्त्र का, तो कई बार नोटिस और वार्निंग्स देने के उपरांत भी जो लोग अपना यूएन जनरेट नहीं करवा पाए, तो ऐसे 2 कैटेगरीज को इस कार्रवाई में लिया गया है और कुल अराउंड 800 लाइसेंसेस निरस्त किए गए हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। दिव्यकांत पर अपनी वृद्ध मां के साथ मारपीट और मोहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप है। इसके अलावा वो अपने घर को नशे का अड्डा बनाया हुआ था, जिससे क्षेत्र में अपराध और अव्यवस्था बढ़ रही थी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आरोपी को 6 महीने के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया है और आदेश के उल्लंघन पर कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों के लिए जनपद में कोई स्थान नहीं है और नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में इन दिनों भीमताल और रामनगर में बाघ तेंदुए का आतंक चरम पर है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण दहशत में है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही हमने इसको गंभीरता से लिया है और डीएफओ को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान लोगों से भी अपील की है कि जब भी आप लोग जंगल में जाएं तो ग्रुप बनाकर जाएं और ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से लगातार साझा की जा रही है। देहरादून और पांवटा साहिब के बीच की दूरी अब कम होने वाली है। पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे देहरादून से पांवटा साहिब का सफर सिर्फ 35 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस परियोजना की लागत 1640 करोड़ है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इस 4 लेन हाईवे की लंबाई 44.8 किलोमीटर है और इसमें ग्रीनफील्ड बाईपास भी शामिल है, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरने वाले ट्रैफिक को राहत देगा। परियोजना में यमुना और आसान नदी पर आधुनिक पुल, उन्नत सड़क सुरक्षा इंतजाम और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था भी की गई है। यह परियोजना न केवल देहरादून को जाम से राहत देगी, बल्कि पर्यटन उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। साथ ही यह क्षेत्रीय विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में पुराने और पारंपरिक बाजारों को हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन बाजारों को पहाड़ी शैली में संवारा जाएगा और तिबारी, डिंडियाली जैसे पारंपरिक शैली को जीवंत किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों की आय बढ़ेगी। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया कि सभी 13 जिलों के मुख्य बाजारों को पौराणिक शैली के आधार पर विकसित किया जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल शैली और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी शैली में बाजारों को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में पौड़ी में मॉल रोड और अपर बाजार, नैनीताल में बड़ा बाजार, अल्मोड़ा में पटाल बाजार और नरेंद्रनगर में राजा के बाजार को पुरानी शैली में बाजार का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली की लाइनें भूमिगत की जाएंगी, पेयजल लाइनों पर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इससे पर्यटकों को पहाड़ी संस्कृति का अनुभव करने का अवसर मिलेगा और वे नए अनुभव का एहसास करेंगे। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार के हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिन्होंने कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से मोक्ष और पुण्य मिलता है, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और जांच के कड़े प्रबंधन किए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मौनी अमावस्या पर हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भक्त देर रात से ही हरिद्वार पहुंचने लगे थे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर आने जाने वाले की व्यापक जांच की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस दिन काले तिल, अन्न, वस्त्र, जल और घी का दान करना शुभ माना जाता है और भगवान शिव की पूजा करना भी फलदायी होता है। ये भीड़ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और पवित्र स्नान के महत्व को दर्शाती है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार था। उत्तराखंड में पैरा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैरा एथलीट और पद्मश्री से सम्मानित दीपा मलिक के पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर निदेशक खेल को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दीपा मलिक को सम्मानित करते हुए पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीपा मलिक का संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियां न केवल पैरा खिलाड़ियों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान दीपा मलिक ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पैरा खिलाड़ियों की अपार प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं और समर्पित मंच की आवश्यकता है। यदि राज्य में एक पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है तो यहाँ के खिलाड़ी व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के महासचिव जयवंत हमुनवा, इंडिया पैरा पावर लिफ्टिंग के चेयरपर्सन जेपी सिंह, पैरा लिफ्टिंग के उपाध्यक्ष शुभम चौधरी, कोर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जेसी जैन, पैरालंपिक पावर लिफ्टर परमजीत कुमार आदि लोग कस्तूरी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।